अब चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। यहां से सेक्शन नंबर 5 स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अगर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है हमारा, यानी कि हामा जो है, इसके रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि कोई भी एडॉप्शन ऐसा होता है जो कि हामा के प्रोविजंस को वायलेट करता हो, तो ऐसे एडॉप्शन को आप वॉइड एडॉप्शन बोलोगे। वॉइड एडॉप्शन का यह मतलब है कि कोई भी राइट्स यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी कि जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो नई फैमिली को ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज एडॉप्शन यहाँ पे वॉइड है। ओके, तो ये हमको सेक्शन नंबर 5 बताता है। अब सेक्शन नंबर 6 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि एक वैलिड एडॉप्शन के लिए कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड है। यहां पे गिवन है कि जो पर्सन बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, इसके पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चे को अडॉप्ट करने की। सेकंड इसका बोलता है कि जो भी पर्सन बच्चे को अडॉप्शन में दे रहा है, इसके पास भी एडॉप्शन में देने की लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। अब इनके बारे में आगे सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये लीगल कैपेसिटी होती क्या है। ओके, थर्ड इसका बोलता है कि जो भी पर्सन एडॉप्शन में दिया जा रहा है, यानी जो भी बच्चा एडॉप्शन में दिया जा रहा है, इसकी भी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए एडॉप्शन में देने के लिए। आगे जाके हम यहां पे भी देखेंगे कि एक लीगल एडॉप्शन के लिए एक बच्चे को क्या क्या होना इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ इसका बोलता है कि जो बाकी की कंडीशंस हैं, बाकी की जो कंडीशंस है चैप्टर में, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वैलिड एडॉप्शन होगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 7 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे एक मेल हिंदू के बारे में बात करी गई है, यानी कि एक मेल हिंदू को कौन से कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। यहां पे गिवन है कि एक मेल हिंदू को साउंड माइंड का होना पड़ेगा और उसको माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 ईयर से ऊपर इस बंदे की एज होनी चाहिए और ये साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि इसकी जो मेंटल कैपेसिटी है ये ठीक होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती हैं तो कोई भी मेल हिंदू एडॉप्शन कर सकता है। ओके, यानी किसी भी बच्चे को एडॉप्शन में ले सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि अगर इस मेल हिंदू की शादी हो चुकी है और इसकी एक वाइफ है, तो यहाँ पे एडॉप्शन में बच्चा तभी ले पाएगा जब वाइफ का कंसेंट होगा, यानी वाइफ को कंसेंट करना पड़ेगा, तभी एक मेल हिंदू एडॉप्शन में एक बच्चे को ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोवाइजो में गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे गिवन है कि अगर जिसकी वाइफ है, शी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, दैट इज, अब वो हिंदू रिलीजन को बिलोंग नहीं करती है, क्या पता है कन्वर्ट हो गई हो किसी और रिलीजन में, तो यहाँ पे इस वाइफ का कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज यहाँ पे गिवन है कि अगर इस वुमेन ने, जिसकी वाइफ है, इसने वर्ड को रिनाउंस कर दिए, यानी कि संसार को त्याग दिए, यहां पे भी इसका कंसेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर दिस वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ये वाइफ जो है ये अनसाउंड माइंड की डिक्लेयर कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, यहां पे भी इस वाइफ का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है बिफोर एडॉप्शन। तो यहाँ पे 3 सर्कमस्टेंसेस गिवन है जहां पे एक हिंदू मेल को अपनी वाइफ का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है बिफोर एडॉप्शन। ओके, अब इसमें इसका एक एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, एंड आज के टाइम पे ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे गिवन है कि अगर एक पर्सन की एक से ज्यादा वाइफ्स हैं, यहाँ पे तो हिंदू की बात हो रही है, तो यानी एक हिंदू मेल की एक से ज्यादा वाइफ है, तो आपको हर वाइफ का कंसेंट लेना पड़ेगा बिफोर यू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अब हमको पता है कि आफ्टर 1956 जो हमारी बिगमी है, इसको एक ऑफेंस बना दिया गया है, यानी कि एक हिंदू जो है वो एक से ज्यादा वाइफ्स नहीं रख सकता है, एंड दैट इज वाई ये जो हमारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसका अब ज्यादा यूज नहीं होता है। ये उस टाइम के लिए वैलिड थी जब ये एक्ट को लाया गया था, बिकॉज उस टाइम पे हिंदू मेल्स होते थे जिनकी एक से ज्यादा वाइफ्स होती थी। ओके, अब सेक्शन नंबर 8 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे एक हिंदू फीमेल की बात करी गई है कि एक हिंदू फीमेल भी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर ये हिंदू फीमेल मैरिड है तो ये अडॉप्शन में तभी ले पाएगी बच्चे को जब इसने अपने हस्बैंड का कंसेंट ले लिया।
तो सेम रूल सेक्शन नंबर 7 की तरह यहां पे भी गिवन है कि अगर हिंदू फीमेल एडॉप्शन में लेना चाहती है बच्चे को, तो इन दैट केस उसको अपने हस्बैंड का कंसेंट लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी सेम कंडीशंस गिवन है कि अगर हस्बैंड ने संसार छोड़ दिया है, या फिर हस्बैंड हिंदुइज्म रिलीजन से कन्वर्ट हो गया, या फिर ये अनसाउंड माइंड का हो चुका है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस हस्बैंड का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हमको सेक्शन नंबर 8 में गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 9 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे उन पर्संस की बात करी गई है जो कि बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं, यानी उन लोगों की कैपेसिटी के बारे में यहां पे बात करी गई है, द पर्संस हु आर गिविंग द चाइल्ड टू एडॉप्शन। अब क्लॉज 1 में गिवन है कि एक बच्चे को एडॉप्शन में वही पर्सन दे सकता है जो कि इस बच्चे का फादर हो, या इसकी वो मदर हो, या फिर इस बच्चे का वो गार्डियन हो। तो ये 3 लोग ही किसी भी चाइल्ड को एडॉप्शन में दे सकते हैं। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जो फादर है इस बच्चे के, या फिर जो उसकी मदर है, इन दोनों को इक्वल राइट्स हैं बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए। लेकिन यस, बिफोर गिविंग द चाइल्ड टू एडॉप्शन, इनको एक म्यूचुअल कंसेंट करना पड़ेगा, यानी दोनों को एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि फादर यूनिलैटरली विदाउट आस्किंग द वाइफ बच्चे को एडॉप्शन में दे दे, ये चीज वैलिड नहीं होगी। ओके, बट यस, यहां पे भी सेम कंडीशंस गिवन है कि अगर जो दूसरी स्पाउस है, फॉर एग्जांपल एक फादर एक बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं और जो इनकी वाइफ है, इन्होंने कंसेंट नहीं लिया है बिकॉज दिस वाइफ हैड रिनाउंस्ड हिंदुइज्म इन्होंने छोड़ दिया था, या फिर इन्होंने संसार को ही छोड़ दिया था, या फिर दिस वाइफ हैज बीन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो इन कंडीशंस में वाइफ का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। एंड सेम अप्लाइज फॉर द हस्बैंड एज वेल। अगर हस्बैंड को ये सारी कंडीशंस हैं, तो वाइफ भी हस्बैंड से बिना पूछे बच्चे को एडॉप्शन में दे सकती है। ओके, तो ये कंडीशंस बार बार रिपीट हो रही हैं और हमको यही कंडीशंस याद रखनी है। अब क्लॉज 4 के ऊपर हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर बच्चे का जो फादर है एंड जो उनकी मदर है, ये दोनों डेड हो चुके हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जो बच्चे का गार्डियन होगा, यहाँ पे कोर्ट भी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट कर सकता है, या फिर जो हस्बैंड या वाइफ है, इन्होंने अपने विल में बताया था कि इस बच्चे का गार्डियन आगे जाके कौन होगा, ये आगे जाके हम देखेंगे अभी। तो इन दिस केस जहां पे फादर और मदर दोनों डेड हो चुके हैं, तो यहाँ पे गार्डियन जो है बच्चे का, ये अडॉप्शन में दे सकता है बच्चे को। बट इन दिस केस गार्डियन विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ कोर्ट बिफोर गिविंग द चाइल्ड टू एडॉप्शन, यानी गार्डियन को पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। लेकिन हम देख रहे थे कि जो यहाँ पे फादर और मदर है, जो ओरिजिनल फादर और मदर है, उनको कोर्ट की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी बिफोर गिविंग दिस चाइल्ड टू एडॉप्शन। ओके, अब क्लॉज 5 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि अगर एक बच्चे को गार्डियन जो है ये एडॉप्शन में दे रहे हैं, अगर एक बच्चे को गार्डियन एडॉप्शन में दे रहे हैं क्लॉज 4 के अंडर, तो यहां पे अगर कोर्ट परमिशन देने वाली है, तो इन दिस केस बिफोर गिविंग दिस परमिशन द कोर्ट हैज टू टेक द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इनटू अकाउंट, यानी कि जो बच्चे का वेलफेयर है, कोर्ट को पहले ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि एडॉप्शन में करने से इस बच्चे की लाइफ इंप्रूव होगी या फिर नहीं होगी। अगर इस बच्चे का कोई वेलफेयर नहीं होगा, इसकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, तो इन दैट केस कोर्ट एडॉप्शन को अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज के बारे में हमको क्लॉज 5 बताता है। अब गार्डियन तुमको पता ही है कि वो पर्सन होता है जो बच्चे की देख रेख करता है। अब यहाँ पे अगर जो फादर और मदर है इसका ओरिजिनल, ये दोनों डेड हो जाएंगे, तो किसी को तो बच्चे का ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर्ट अपॉइंट कर सकता है कि इस बच्चे का गार्डियन कौन होगा, या फिर फादर और मदर जो है ये भी अपने विल में लिख के जा सकते हैं कि हमारे बाद इस बच्चे का ध्यान ये पर्टिकुलर पर्सन रखेगा, तो उसी को हम गार्डियन बोलते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 10 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे उस बच्चे के बारे में बात करी गई है
जो कि एडॉप्शन में दिया जा रहा है। यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है दैट अ पर्सन हैज टू बी अ हिंदू फॉर हिम टू बी गिवन टू एन अडॉप्शन। यानी अगर आपको एक बच्चे को एडॉप्शन में देना है तो इस बच्चे को हिंदू होना पड़ेगा। यानी कि एक मुस्लिम या फिर कोई दूसरी रिलीजन के बच्चे को आप हिंदू एडॉप्शन मैरिज एक्ट में एडॉप्शन में नहीं दे सकते हो। ओके, सेकेंड इसका बोलता है कि इस बच्चे को ऑलरेडी एडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर इसको पहले से आपने एडॉप्शन में दिया हुआ है किसी दूसरी फैमिली को, तो दोबारा से आप इस बच्चे को सेकेंड टाइम एडॉप्शन में नहीं दे सकते हो। थर्ड इसका बोलता है कि बच्चे की मैरिज नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा 12 साल का है और इसकी आपने चाइल्ड मैरिज पहले से करवा दी है, तो एक मैरिड बच्चे को आप एडॉप्शन में नहीं दे सकते हो। लेकिन यस, अगर कस्टम्स अलाउ करते हैं तो यहां पे बच्चे को भी, एक मैरिड बच्चे को भी आप एडॉप्शन में दे सकते हो। अब कस्टम्स जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइब है, इस ट्राइब में कस्टम है एक मैरिड बच्चे को भी एडॉप्शन में दे सकते हैं। तो इस कस्टम के अनुसार कोर्ट चलेगी एंड इस एडॉप्शन को वैलिड मान लेगी। ओके, बट हमको यहां पे याद रखना है कि कस्टम को प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी कि अगर एक कस्टम बहुत सालों से चल रहा है तभी आप इस कस्टम को लीगल वैलिडिटी दोगे एंड यहां पे तभी हम कस्टम की बात मानेंगे। तो दैट इज वाई प्रूविंग अ कस्टम इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमको ये चीज याद रखनी है। फोर्थ इसका बोलता है कि जो बच्चे की एज है ये 15 ईयर से कम की होनी चाहिए। यानी जो बच्चे को आप एडॉप्शन में दे रहे हो इसकी एज 15 ईयर से कम होनी चाहिए। लेकिन यस, अगर कोई कस्टम एग्जिस्ट करता है जहां पे 15 ईयर से ऊपर के बच्चे को भी एडॉप्शन में दे सकते हैं, तो फिर उस कस्टम के अनुसार आप एडॉप्शन में इस बच्चे को दे दोगे। तो सेक्शन नंबर 10 में हमको यही चीजें याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 11 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे हमको कुछ और कंडीशंस गिवन है फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। क्लॉज 1 इसका बोलता है कि अगर आप एक सन को अडॉप्ट कर रहे हो तो इन दिस केस आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास ऑलरेडी एक सन नहीं है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ए और बी मिलके एक लड़के को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इनके पास ऑलरेडी एक सन नहीं होना चाहिए, या फिर इनके पास ऑलरेडी एक ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए, या फिर इनके पास ऑलरेडी एक ग्रेट ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए। तो ये यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी सन, ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंडसन मौजूद है तो फिर आप एक लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। ओके, सेकेंड इसका बोलता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक डॉटर है या फिर ग्रैंड डॉटर है या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप एक डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ कंडीशंस हमको याद रखनी है। ओके, थर्ड इसका बोलता है कि अगर एक मेल पर्सन एडॉप्शन कर रहा है, अगर एक मेल पर्सन एडॉप्शन कर रहा है और वो एक फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है, यानी कि लड़की को वो अडॉप्ट करना चाहता है, इन दिस पर्टिकुलर केस जो मेल पर्सन है और जो बच्ची अडॉप्ट हो रही है इनके बीच में जो एज का डिफरेंस है ये 21 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम 21 ईयर्स का एज डिफरेंस दोनों में होना चाहिए। ये हमको थर्ड क्लॉज बोलता है। अब यहां पे आप देखोगे फोर्थ जो क्लॉज है इसका, यहां पे सेम कंडीशन एक फीमेल के लिए दी हुई है। यानी कि एक फीमेल जो है अगर ये एडॉप्शन करना चाह रही है एक मेल बच्चे का, तो यहां पे दोनों के बीच में 21 ईयर्स का एज डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। ओके, फिफ्थ इसका बोलता है कि सेम चाइल्ड जो है ये दो लोग एडॉप्ट नहीं करने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले एक बच्चा सी है, इसको ए अडॉप्ट कर रहा था, इसके बाद सेम बच्चे को डी ने अडॉप्ट कर लिया, ये नहीं हो सकता। ओके, सिक्स इसका बोलता है कि एक्चुअल एडॉप्शन होना चाहिए। यानी कि एडॉप्शन के बाद ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड होना चाहिए, पुरानी फैमिली से ट्रांसफर होना चाहिए नई फैमिली में। ओके, इसका प्रोवाइजो बोलता है कि दाता होमम की जो सेरेमनी होती है, एक हवन होता है जहां पे आप दाता होमम को वर्शिप करते हो, ये सेरेमनी होना आवश्यक नहीं है। यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द सेरेमनी
ड्यूरिंग एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है यहाँ पे। अब सेक्शन नंबर 12 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन के बारे में बात करी गई है, यानी कि अगर एक वैलिड एडॉप्शन हो जाता है उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे इसके, वो यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे गिवन है कि जिस दिन एडॉप्शन होगा उस दिन से जो बच्चे की पुरानी फैमिली थी उसका उस फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। अब न्यू फैमिली जो है उसी से सारे के सारे रिलेशन इस बच्चे के होंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होगा बाद में जाके जो चाइल्ड है ये बोले कि मैं तो अपने पुराने पापा को ही फादर मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको अपनी न्यू फैमिली में ही रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि जो न्यू फैमिली में इसके फादर और मदर हैं वही इसके अब रियल फादर और मदर होंगे। ओके, अब इसके प्रोवाइजो के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है, फर्स्ट इसका बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ए है, इसका एडॉप्शन हो रहा है। अब जो उसकी पुरानी फैमिली थी उसमें इसका एक भाई भी था बी, और इसकी एक बहन थी सी, इसके पुरानी फैमिली में थे। ओके, अब इस बच्चे का एडॉप्शन हो जाता है एंड इसके जो न्यू फादर हैं ये डी हैं। ओके, अब इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर लिखा है प्रोवाइजो में कि ए जो है ये बड़ा होके अपनी पुरानी फैमिली में शादी नहीं कर सकता, यानी कि अगर ये चाहे कि मैं सी से शादी करूं, जो उसकी पुरानी फैमिली में बहन थी उससे शादी नहीं कर सकता है। ये चीज के बारे में हमको फर्स्ट पार्ट बोलता है। ओके, 20 का बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए को इसके पुरानी फैमिली में एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी गई थी, यानी ए के जो पुराने फादर थे, सपोज के नाम है उनका, के ने जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम इसके नाम पे एक गिफ्ट कर दिया, एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी ए को। तो यहां पे बोला गया है कि जब आगे जाके ए का दूसरी फैमिली में अडॉप्शन होगा, सपोज आगे जाके बी जो है ये ए को अडॉप्ट कर लेता है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो गिफ्ट ऑलरेडी ए के पास है, जो प्रॉपर्टी का गिफ्ट ऑलरेडी ए के पास है, इसको आप उसे नहीं छीनोगे। ओके, तो ये चीज यहां पे गिवन है। सी इसका बोलता है कि आगे जाके जब ए को बी अडॉप्ट कर रहा है तो इन दैट केस ए विल नॉट डाइवेस्ट बी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी बी के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो बी की ही रहेगी। ए के आने के बाद उस प्रॉपर्टी के शेयर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 13 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एडॉप्शन के बाद जो बच्चे के नए फादर और मदर होंगे इनके ऊपर आप प्रॉपर्टी को डाइवेस्ट करने की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालोगे, यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपको अपनी एक प्रॉपर्टी जो है ये बच्चे के नाम करनी पड़ेगी। यहां पे कोई भी कंडीशन आप इनकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इनके ऊपर नहीं डालोगे। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 14 के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है, जो फर्स्ट क्लॉज है इसका, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को जो कि ए है इसको बी अडॉप्ट कर लेते हैं। बी इज अ मेल पर्सन और ये ए को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि जो बी की वाइफ होगी यानी कि सी विल बी द एडॉप्टिव मदर ऑफ ए। ओके, तो ये चीज यहां पे गिवन है। सेकेंड पार्ट इसका बोलता है कि अगर सपोज बी की बहुत सारी वाइफ्स हैं, सपोज 4 वाइफ्स हैं बी की, सी, डी, ई और एफ, 4 वाइफ्स हैं बी की। अब यहां पे जो भी सीनियर मोस्ट वाइफ होगी बी की वो ए की एडॉप्टिव मदर होगी। सपोज हमारे एग्जांपल में सी इज द सीनियर मोस्ट वाइफ ऑफ बी, सबसे बड़ी वाइफ है बी की वो, तो यहां पे सी विल बी द एडॉप्टिव मदर ऑफ ए। एंड यहां पे जो बाकी वाइफ्स हैं बी की, डी, ई और एफ, ये बाकी वाइफ्स विल बी कॉल्ड स्टेप मदर्स ऑफ ए। ओके, अब क्लॉज 3 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि अगर एक विडोअर या फिर बैचलर एक बच्चे को अडॉप्ट करता है, यानी कोई एक ऐसा मेल पर्सन जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसको हम विडोअर बोलते हैं। और एक बैचलर पर्सन वो होता है जो एक ऐसा मेल पर्सन है जिसने अभी तक शादी ही नहीं करी है। तो अगर सपोज ए इज अ बैचलर, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ बैचलर एंड इसने बी को अडॉप्ट किया, अब आगे जाके ए शादी कर लेता है सी से।
सी से वो शादी कर लेता है, तो यहां पे सी विल बी द स्टेप मदर ऑफ बी। ये हमारा थर्ड क्लॉज बोलता है कि सी यहां पे बी की स्टेप मदर होगी। आप यहां पे करण जौहर का एग्जांपल ले सकते हो। अब करण जौहर इज अ बैचलर, उसने अभी तक शादी नहीं करी है एंड उसने एक बच्चे का डॉग भी कर लिया। इन दिस पर्टिकुलर केस आगे जाके अगर करण जौहर शादी करते हैं, अगर वो शादी करते हैं, तो इन दैट केस जिस भी वुमेन से वो शादी करेंगे, जिस भी वुमेन से वो शादी करेंगे, दैट वुमेन विल बी कॉल्ड स्टेप मदर ऑफ हिज चाइल्ड। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सेम सेक्स मैरिज अभी भी इंडिया में अलाउ नहीं किया गया। तो यहां पे कोई भी पर्सन एक फीमेल से ही शादी कर सकता है एंड दैट विल ओनली बी वैलिड। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 15 के ऊपर। यहां पे गिवन है कि वैलिड एडॉप्शन को आप कैंसिल नहीं करोगे। सपोज एक एडॉप्शन पूरी तरीके से वैलिड है, तो आगे जाके सपोज चाइल्ड 18 ईयर्स का हो जाता है एंड उसके बाद ये बोलता है कि मैं तो अपने पुराने पेरेंट्स को ही अपना फादर और मदर मानूंगा, तो यहां पे वो ये चीज नहीं कर सकता बिकॉज एक वैलिड एडॉप्शन को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ओके, एंड आगे जाके जो न्यू पेरेंट्स हैं इसके, वो भी इस बच्चे से नाता नहीं तोड़ सकते। सपोज एक पर्सन है, इसको बी ने अडॉप्ट किया, तो आगे जाके बी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा ए से कोई भी रिश्ता नहीं है, बिकॉज एक वैलिड एडॉप्शन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब सेक्शन नंबर 16 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे प्रिजम्पशन के बारे में बात करी गई है, यानी कि जो एडॉप्शन डीड है, जो एडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कोर्ट जो है आगे जाके जेन्युइन प्रिज्यूम करेगा। अगर आगे जाके किसी भी केस में एडॉप्शन डीड को मंगवाया जाता है, तो इस एडॉप्शन डीड को कोर्ट जेन्युइन प्रिज्यूम करेगा। इसके बारे में सेक्शन नंबर 16 हमको बोलता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 17 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स के बारे में बात करी गई है। यहां पे गिवन है कि कोई भी पर्सन जो किसी भी बच्चे को अडॉप्शन में दे रहा है, यानी कि जो पुराने पेरेंट्स हैं, अगर एक बच्चे को अडॉप्शन में दे रहे हैं, तो इन दिस केस ये कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे। यानी कि जो पुराने पेरेंट्स हैं, इनको पैसे लेने भी नहीं है एंड जो न्यू पेरेंट्स हैं, इनको पैसे देने भी नहीं है फॉर दिस अडॉप्शन। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर इस कंडीशन का वायलेशन होता है, अगर पैसे का लेन देन होता है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी कल्प्रिट होगा उसको आप 6 मंथ्स की पनिशमेंट दे सकते हो एंड साथ में आप फाइन भी लगा सकते हो। लेकिन यहां पे एक और चीज गिवन है कि अगर आपको यहां पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको सैंक्शन मिलेगा तभी आप यहां पे केस को स्टार्ट कर सकते हो।